दोस्तों पेशा अलबेली दुल्हन ये कवर चित्र है दोस्तों। विद्रव नगर का राजकुमार विराट शिकार खेलने के लिए वन में की ओर निकला। उसी दौरान वीरान वीरान से बने एक झोपड़ी के समीप गुजरा। मोनिका बेटी, दिन बहुत हो गया तेरा नाच देखे बिना, आज तू अपना नाच दिखा दे। अच्छा दादी माँ। और फिर सन 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 सन। ओह, नृत्य की इतनी सुंदर पग ताल, नृत्य की ऐसी ताल तो अच्छी से अच्छी नृत्य की भी नहीं दे सकती। विराट घोड़े पे बैठा बैठा मस्ती से झूमने लगा। सन 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 सन। कुछ देर बाद विराट सुध बुध को भूल गया। सन 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 सन। बस मोनिका बेटी, बस नाच रोक दे, बहुत थक गई होगी तू। अगले ही पल झोपड़ी के अंदर मोनिका का नृत्य रुक गया। बहुत थक गई है तू मोनिका, अब चल सो जा। अच्छा दादी माँ। और मोनिका तो सो गई लगती है। उस उसके घोड़े को वहां से आगे बढ़ा दिया। अब मोनिका का नृत्य इतना सुंदर है तो वह देखने में कितनी सुंदर होगी। मैं ब्याह करूंगा तो केवल इसी मोनिका से, वरना त्याग कुछ सब कुछ त्याग कर प्राण न्यौछावर कर दूंगा मोनिका पर। और अब विराट का मन शिकार खेलने में तनिक भी नहीं लगा। सो वह उसी समय विद्युत नगर वापस लौट गया। क्या बात है विराट, इस बार शिकार से खाली हाथ लौटे हो? पिताजी महाराज, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बिना शिकार खेले ही लौट आया हूं मैं। और अपने कक्ष में आ गया। मोनिका के इस समय क्या कर रही होगी? मोनिका देखने में कैसी होगी? ओह, ये सब मोनिका के आगे कुछ भी नहीं। मोनिका तो इससे भी ज्यादा सुंदर होगी। रात को, युवराज तुम वन से लौटे हो तो कक्ष से बाहर भी नहीं निकले, नहीं कुछ तुमने कुछ खाया पिया, क्या बात है? इन्हें कैसे बताऊं कि मैं मोनिका से प्रेम हो गया है? बात कुछ नहीं है पिताजी महाराज। बेटा, बात तो कुछ ना कुछ अवश्य है। तुम इस तरह अकेले अपने कक्ष में पड़े हो, तुम्हारी सौगंध जो भी है सच सच बता डालो। माँ, आपने अपनी सौगंध क्यों दे डाली? अब जब मैं अपने से कुछ नहीं छिपा सकता। बात यह है कि वन में जाते समय एक झोपड़ी में रहने वाली मोनिका की नाम की युवती से प्रेम हो गया है। प्रेम? हाँ, मुझे मोनिका से प्रेम हो गया है और मैं उसे ब्याह करना चाहता हूँ। लेकिन यह कैसे हो सकता है? ये तुम राज परिवार से, वह साधारण गरीब लड़की। लेकिन विवाह करूंगा तो केवल मोनिका से ही करूंगा पिताजी महाराज। इस विवाह से को कदापि नहीं होने देंगे। मैं अपने कुल देवता की सौगंध खाता हूँ पिताजी महाराज, यदि विवाह करूंगा तो केवल मोनिका से करूंगा, वरना जीवन कुंवारा रहूंगा। ओ इतना कठोर सौगंध! यदि विराट का विवाह मोनिका से हुआ तो निश्चित ही यह जीवन कुंवारा रह जाएगा। बहुत अटी है। यदि ऐसा हो गया तो इसके साथ ही हमारी वंशवेल समाप्त हो जाएगी। ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। और यह सोचते हैं युवराज तुम कुल देवता की सौगंध खाई, इसलिए हम तुम्हें मोनिका से आप विवाह करने कर सकते हैं। ओ पिताजी महाराज, आप कितने अच्छे हैं। चूंकि तुम राजकीय परिवार से बाहर की कन्या से विवाह करने जा रहे हो, इसलिए विवाह किस प्रकार संपन्न होगा अब यह भी सुन लो। तुम हमारी रानी माँ या विद्रव नगर का कोई नागरिक इस विवाह में शामिल नहीं होगा। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी महाराज? मैं ठीक कह रहा हूँ। ऐसा विवाह राजवंश के नियम नियम ही कुछ ऐसे हैं जिसके नियमों पर हमें चलते हुए पालन करना होगा। तुम अकेले ही घोड़े पर दूल्हा बनकर कन्या के पक्ष के यहाँ जाओगे और दुल्हन को विवाह करके अकेले ही विद्रव नगर आओगे। यदि ठीक है पिताजी महाराज, यदि ऐसा है तो मैं राजवंश की कठोर परंपराओं का पालन करूंगा। और फिर अगले दिन, अरे विराट तुम कहाँ चले? इसके पीछे डोली उठाए कुहार चल रहे हैं अकेले। सुना है राजा राजवंश से बाहर किसी युवती से विवाह करने जा रहा है। राजवंश की परंपराओं के अनुसार ऐसे बेमेल विवाह केवल दूल्हा ही अकेला दुल्हन के बयाने जाते हैं, पता है मुझे। ओह! और विराट नौर की बारात चल पड़ी अपने लक्ष्य की ओर। जल्दी आ गई मेरी मंजिल, वह रही मोनिका की झोपड़ी। और जिस समय विराट झोपड़ी के अंदर के बाहर रुका, उसी समय अचानक अंदर से बुढ़िया निकली। कौन हो तुम? बूढ़ी माँ, मैं विद्रव नगर का राजकुमार विराट, अपनी
अपनी बारात लेकर आया हूँ। बारात किसके द्वार? तुम्हारे द्वार माँ। मेरे द्वार? हाँ बूढ़ी माँ, तुम्हारी बेटी मोनिका से विवाह करने आया हूँ मैं। तुम मोनिका के साथ विवाह करोगे? तुमने मोनिका को देखा है? हाँ बूढ़ी माँ। नहीं बूढ़ी माँ, बस मैंने उस झोपड़ी के बाहर उसके नृत्य की आवाज को सुना था, उसी से प्रभावित होकर विवाह करने चले आया। य- ओह युवराज, यदि तुम कल झोपड़े में आकर अपनी आंखों से मोनिका को देख लेते, तुम्हें इस झंझट करने की आवश्यकता ना पड़ती। या आप क्या कह रहे हैं बूढ़ी माँ? मैं ठीक कह रही हूँ युवराज, मोनिका युक्ति न होकर केवल एक चिड़िया है। चिड़िया? हाँ, चिड़िया का नाम है। मैंने उसे बेटी की तरह पाला है। ओह, कल आपने मनुष्य की भाषा में बात कर रही थी। हाँ, मोनिका मनुष्य की भाषा में बात कर सकती है, लेकिन कैसे? चिड़िया भला मनुष्य की भाषा में बात कैसे कर सकती है? लगता है आप मुझे झूठ बोल रही हैं बूढ़ी माँ। तो आओ मेरे साथ झोपड़ी के तल कर अपनी सच्चाई को अपनी आंखों से देख लो युवराज। बुढ़िया विराट की झोपड़ी में ले आई। यही है मेरी बेटी मोनिका। माँ, कौन है ये? अरे युवराज, अब तो युवराज विश्वास आ गया युवराज। लेकिन पृथ्वी पर ऐसी चिड़िया कोई नस्ल नहीं जो मानव की तरह बोलती हो। तुमने ठीक कहा युवराज, मोनिका इस लोक की चिड़िया नहीं है। तो फिर किस लोक की है यह? मैं नहीं जानती युवराज। बूढ़ी माँ, तुम्हारी घुमावदार बातें मेरी समझ से बाहर है, साफ साफ बताओ ना। ठीक है, मैं तुम्हें साफ साफ सारी बात प्रारंभ से बताती हूँ, सुनो युवराज। मेरा नाम पद्मश्री है। मैं ठहरी जन्मजात दुखी यारी, लोगों के भीख मांग कर जैसे तैसे अपनी जिंदगी काटी। कहीं बुढ़ापे की सीमा पर तक पहुंची। बुढ़ापे में न जाने मुझे कैसे घेरा, मेरा मन बस्ती से उछट गया। मैं जंगल के एकांत झोपड़ी में डाली और जंगली कंदमूल खाकर अपने पेट पालने लगी। तब कुछ दिन जंगल में अकेलेपन मुझे काटने लगा। बेटा, बेटा, अकेले आदमी से न तो हंसा जाता है न रोया जाता है। अकेलेपन का बोझ उठा कर मुझे मुश्किल लगने लगा। आखिरकार एक दिन अकेलेपन से दुखी आकर मैं मन ही मन भगवान से कह रही थी, भगवान ऐसी नाराजगी तेरी मुझसे? मैं अकेली, मेरा मन किस बिल्कुल नहीं लगता। कोई बोलने बतलाने वाला नहीं मेरे पास होना चाहिए। आदमी न सही, कोई चिड़िया, मकोड़ा, सांप, बिच्छू, कोई क्या मेरी पुकार नहीं सुनेगा तू? तभी एक बहेलिया परिवार मेरे पास आया। बुढ़िया, बहुत प्यास लगी है, पीने का पानी मिलेगा क्या? हाँ बेटे, अभी लाती हूँ पानी। और फिर पश्चात, बुढ़िया माँ, इस वीराने में अकेली रहती हो क्या? हाँ बेटा, मैं करमजली के भाग्य में ऐसा ही लिखा हुआ है। मेरे भाग्य को कौन मेट सकता है भला? मर जाऊं तो मेरी मर जाऊं तो मेरी पड़ी रहे मर जाऊं तो मेरी ही पड़ी रहेगी। बोलने बतलाने तक कोई नहीं है यहाँ। बुढ़िया का दिल छोटा न करो। हम तुम्हें एक ऐसी चिड़िया दिए जाते हैं जो तुम्हारे बोली बोली में तुमसे बात किया करेगी और तुम्हारा मन बहलाया करेगी। ऐसी भी कोई चिड़िया होती है क्या? औरों की तो पता नहीं, पर मेरे पास एक ऐसी चिड़िया है। कहाँ है वह चिड़िया? देखो तो सही। बैलियन ने एक पिंजरा मेरी तरफ बढ़ाया। चिड़िया रानी बूढ़ी माँ को राम राम करो। अगले ही पल, राम राम दादी माँ। ओ मनुष्य, यह तो मनुष्य की भाषा बोलती है। बैलिय परिवार मुझे बोलने वाली चिड़िया दे गया। आज से तेरी कैद खत्म, तू झोपड़ी में मेरे साथ रहेगी। धन्यवाद दादी माँ। और उधर दिन में झोपड़ी से बाहर निकलकर कुछ देर बाद पुनः वापस लौटी। वो चिड़िया कितना अच्छा नाच नाच रही है। अगर मैं इसके पैरों में घुंघरू बांध दूं तो मजा आ जाए नाचने में। और नगर से उसके लिए घुंघरू ले आई। तू मेनका से अच्छा नाचती है, इसलिए आज तुझे मेनका कहकर पुकारूंगी। अच्छा दादी माँ, मेरा अब मेरा जी चाहता है कि मेनका का नृत्य करने को कहती हूँ और मेनका तुरंत नाचने लगती है। चन 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 चन। कल भी मेरे कहने पर मेनका झोपड़ी में नाच रही थी। ओह, मैंने झोपड़ी के बाहर खड़े होकर नृत्य की ताल सुनी थी दादी माँ, और ताल पर नृत्य मुग्ध होकर विवाह करने की सोच बैठा था।
लेकिन अब तुम्हें सच्चाई पता चल चुकी है युवराज, अब क्या होना क्या है। मेनका चिड़िया है तो मैं दुल्हा बन कर आया हूँ, दुल्हन को साथ विद्रोह नगर वापस वापस लौटूंगा बूढ़ी माँ। लेकिन दुल्हन होगी कौन? मेनका होगी मेरी दुल्हन, और कौन होगी बूढ़ी माँ क्या? हाँ बूढ़ी माँ, मैं मेनका से ब्याह करके कुल देवता की सौगंध खा कर आया हूँ। और मेनका चिड़िया है या नारी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्याह तो मेनका से ही करूंगा। ओह विराट, बुढ़िया विराट को समझाया। विराट ने अपनी जिद पर अड़ा रहा। ठीक है युवराज, यदि तुम ऐसी ही जिद है तो ऐसी ही सही, विवाह तो करेगा कौन? पंडित तो है यहाँ है ही नहीं। पंडित की क्या आवश्यकता है बूढ़ी माँ, मैं अग्नि को साक्षी मानकर मेनका को अपनी पत्नी स्वीकार कर लूंगा। और फिर मैं अग्नि को साक्षी मान मेनका को अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ। आज से हर सुख दुख में मैं इसका ख्याल रखूंगा। तत्पश्चात झोपड़ी से बाहर निकला। कार और डोली द्वार पर रख दो। और डोली द्वार पर रख दी गई। अब तुम पेड़ के नीचे कर जाकर बैठ जाओ, जब दुल्हन डोली में बैठ जाएगी तुम्हें बुला लिया जाएगा। जो आज्ञा युवराज। कह रहा है तो जाने के बाद विराट डोली पर पर्दा हटाया। मेनका डोली में आकर बैठ जाओ। और मेनका के डोली में आते ही विराट ने पर्दा गिरा दिया। अच्छा बूढ़ी माँ अलविदा। युवराज भगवान से दिल लगाने के लिए मेनका को मांगा था, उसे बेटी की तरह चाहती थी, आज तुम उसे ले गए। किसी ने सच ही कहा है, बेटी पराया धन होती है। अब आपका दिल भारी न करो बूढ़ी माँ, आप जब मेनका की याद सताए तो विद्रव नगर चली आना। आप वहाँ आएंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। और फिर मैं नहीं जानती मेनका विद्रोह नगर में तुम पर क्या गुजरेगी, पर यही आशीर्वाद दूंगी कि तुम अपने पति के साथ सदैव सुखी रखो। और दूसरी ओर, क्या दुल्हन में बिल्कुल बोझ नहीं है? ऐसा ही लगता है रहा हूँ। और जब डोली विद्रोह नगर में पहुंची, डोली कब में का पर्दा न हटाना, दुल्हन अपने आप कक्ष में जाकर डोली से नीचे उतर जाएगी। ओह डोली सीधे युवराज विराट के कक्ष में ले जाया गया। आप सब लोग बाहर जाइए, दुल्हन किसी को अपना मुंह नहीं दिखाएगी। और कक्ष खाली हो गया। मेनका रानी बाहर जल्दी आ जाओ। और युवराज, तुमने मुझसे ब्याह करके ठीक नहीं ठीक नहीं किया। मेरे विषय में जब लोगों को पता चलेगा वे आपकी हंसी उड़ाएंगे। इन बातों की चिंता तुम न करो मेनका। तभी ठक 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 विराट ने दरवाजा खोला। क्या बात है युवराज, आपको महारानी जी ने आप जी ने आपको बुलाया है। ठीक है मैं आता हूँ। और अपने कक्ष से चिड़िया को छोड़ वह बाहर द्वार पर ताला लगाकर विराट माता पिता के पास पहुंचा। आपने मुझे मिलाया था विराट, हम तुम्हारी मौजूदगी देखकर हैरान है। महल में एक द्वार पर तुमने आड़ता होने दिया, नए स्त्री को मुंह देखने दिया, यह सब क्या है? इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। क्या करूँ? अब मेनका को वचन ही ऐसा दिया बैठा था। वचन? कैसा वचन? विदा के समय डोली में बैठते वक्त मेनका ने मुंह दिखाई मांग ली थी, और उसके मुंह दिखाई यह मांगा था कि पूरे 6 माह तक वह अपने पति के अलावा किसी दूसरे को मुंह नहीं देखेगी, और न ही किसी को अपना मुंह दिखाएगी। वह मुंह दिखाई की रस्म निभाने के लिए ऐसा वचन देना पड़ा। आप ही बताइए कि औरतें मेनका का मुंह कैसे देख सकती थी? तो क्या हम 6 माह तक मेनका का मुंह नहीं देख सकती? हाँ माँ, वचन, आखिरी वचन में मैंने मेनका को इस बात का वचन दिया है। ठीक है, हम वचन की आन रख समझते हैं, इसलिए 6 माह तक बहू को नहीं देखेंगे। फिर विराट कक्ष में मेनका के सारी बात बताई। स्वामी, स्वामी, आपने यह भी सोचा है 6 माह बाद क्या होगा? लोग को सच्चाई पता चलेगी तो क्या होगा? ओह मेनका, छोड़ो इस विषय में, तब की तब सोची जाएगी। और विराट मोनिका का देखभाल करता। इस प्रकार
पूरे पूरे 6 महीना बीत व्यतीत हो गई। एक दिन, बेटा, अब 6 माह भी पूरे हो गए हैं, अब तो मुँह बहू का मुंह दिखा दो। नहीं नहीं, अभी नहीं माँ। लगता है कहीं लगता है कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। आखिर बहू का इस प्रकार ताले में कैद क्यों रखता है विराट? या बहू बहुत सुंदर है या बेहद बदसूरत है? विराट को इस विषय में खुलकर बात करनी चाहिए। यह सोचो विराट से कहा, बेटा, बहू जैसी भी है, मुझे उसका मुंह देखना चाहती हूँ। माँ, मेनका को समझाने में कोई कसर नहीं रखी। यह कक्ष से बाहर आने को माने तब न गरीब, वह गरीब की गरीबी में पली बड़ी है, इसलिए अपने कक्ष से बाहर निकलने से झिझकती है। मैं स्वयं चली हूँ उसके पास। नहीं माँ, ऐसा गजब न करना। अगर आप ऐसा किया तो मेनका हीरा चाट कर आत्महत्या कर लेगी। ओह, इतनी नक्सड़ी है वह? अब कुछ भी कहो माँ, मेनका ने मुझसे पूरे 6 माह की मोहलत और मांगी ली। वह इन 6 माह में किसी को भी अपनी सूरत नहीं दिखाएगी। कैसी विचित्र मेनका, अकेली कक्ष में पड़ी रहती है, उसका दिल उबता भी नहीं। और इस पर मेनका जिस अनदेखे नृत्य की केवल तान सुनकर तुमसे विवाह करने का संकल्प कर बैठा, उस नृत्य की एक छटा तो दिखाओ। और अगले ही पल, वाह मेनका वाह, अनुपम है वो। और कक्ष से बाहर सन 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 सन, कक्ष में इतना सुंदर नृत्य कौन कर रहा है? और कौन कर सकता होगा? मेनका का नृत्य कर रही होगी। ओह, तो मेनका पद सं, संचालन तो बहुत अद्भुत है। अच्छी अच्छी नृत्य इतना पद संचालन नहीं कर पाती। महाराज, विराट हर समय बहु मेनका के साथ कक्ष में बंद रहता है, ऐसा कब तक चलेगा? हम इसी विषय में गंभीरता से सोच रहे हैं महारानी। ऐसा कोई प्रयास कीजिए जिससे युवराज कुछ दिनों के लिए बहु मेनका से अलग हो जाए। तुम ठीक कह रही हो रानी। और अगले दिन, युवराज, विराट, यह पत्र कैलाश नगर के राजा के पहुंचाना है। यह कैलाश नगर की ओर रवाना हो जाओ तुम। लेकिन पिताजी महाराज, यह कार्य तो आप किसी अन्य विश्वसनीय गुप्त दूत से भी करा सकते हैं। नहीं विराट, पत्र अत्यंत महत्वपूर्ण गोपनीय है। यह हम चाहते हैं इसे तुम कैलाश नगर कर लेकर जाओ। जो क्या पिताजी महाराज। और अपने कक्ष में आकर विराट ने मेनका से कहा, मेनका, कुछ दिनों के लिए हम राज्य से बाहर जा रहा हूँ। तुम मेरे तुम मेरे कक्ष में रहना, और दाना पानी का इंतजाम मैं कक्ष में अंदर रख जाऊंगा। और विराट 10-15 दिन के लिए दाना पानी का इंतजाम कर कर कक्ष में रख गया। और पश्चात वह कक्ष से बाहर ताला लगा गया। और तत्पश्चात वह पत्थर लेकर कैलाश की नगर की ओर चल दिया। महारानी, हमारी योजना कामयाब हुई। युवराज विराट कैलाश नगर से 1 माह से पहले नहीं लौटेगा। 1 माह तक क्या बहू मेनका के कक्ष में अंदर रहेगी? नहीं महारानी, चूंकि विराट अब यहाँ नहीं है, इसलिए आज ही कक्ष का ताला तोड़वा कर बहू मेनका से मिलने और उससे पूछेंगे यहाँ वह कक्ष से बाहर क्यों नहीं आती। ओह, तब तो मैं भी मेनका का मुंह देख पाऊंगी। और फिर, ओह, बाहर द्वार पर तीव्र प्रहार कौन कर रहा है? और सिर दी ताला टूट गया। आओ रेवती। और दोनों कक्ष में पहुंचे। ओ, यहाँ तो कक्ष में चारों तरफ बीट ही बीट हो रही की है। अम, बहू मेनका यहाँ कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। आज भांडा फूट गया। जब मैं बच इनकी नजरों से बच पाऊंगी? मेनका बहू, तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ रानी, आपके पैरों के पास। तुम चिड़िया हो? हाँ रानी, मैं ही आपकी बहू मेनका हूँ। तुमसे विवाह किया विराट ने? जी पिताजी महाराज। खामोश, जो मुझे पिताजी का। तुम हमारी बहू नहीं हो सकती। निकल जाओ हमारे महल से, बल्कि राज्य से बाहर चली जाओ। जी पिताजी महाराज। और अगले ही पल, स्वामी जब वापस लौटेंगे मुझे न पाकर दुखी होंगे, पर मैं भी क्या करूं? पिताजी महाराज का आदेश मानना भी मेरा धर्म है। विराट को क्या मती मारी गई थी जो चिड़िया से शादी कर ली? पता नहीं विराट को क्या सूझा।
और मेनका उड़ती हुई विद्रव नगर के बाहर निकल गई। अब मैं कहाँ जाऊं? दादी माँ के पास जाती हूँ, मेरी कहानी सुनकर वह दुख से भर उठेगी। तभी अरे, मेरा स्वामी का रथ! और वह उड़कर रथ रथ विराट की गोद में जा बैठी। मेनका, तुम? हाँ स्वामी। तब मेनका ने उसे सारी बात बताई। ओ पिताजी, महाराज ने यह तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया। मेनका, स्वामी, ये तो एक न एक दिन होना ही था। अब मैं नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी, और तुम अपने पिता की इच्छा अनुसार किसी सुंदर राजकुमार से विवाह कर लेना। मैं तुम्हें अकेले मरने नहीं दूंगा। मेनका, अग्नि परीक्षा को साक्षी मानकर सुख दुख में मैंने तुमसे साथ निभाने की कसम खाई थी। मरने ये तो साथ मरेंगे। और फिर दोनों रथ से उतरकर दोनों नदी के तट पर पहुंचे। जैसे ही नदी में कूदने को हुए, रुक जाओ, और वह जहाँ थे वहां रुक गए। भगवान, आप यहाँ युवराज, तुम दोनों की सच्ची और दान प्रेम देख कर मुझे आखिर आना पड़ा। मेनका की उत्पत्ति मेरे हाथों हुई थी, फिर मैं इसे कैसे मर जाने देता। मैं मेनका की उत्पत्ति आपके हाथों हुई थी भगवान, मैं कुछ समझा नहीं। विराट, बुढ़िया की पुकार सुनकर मैं ही भेलिया बनकर बुढ़िया के पास गया था और चिड़िया को देख कर आया था। उसका नाम उसने मेनका रखा था। ओह, तो यह बात है। हाँ विराट, चूंकि इसका विवाह तुम्हारे साथ हो चुका है, अब इसका चिड़िया रूप में रहना उचित नहीं है, इसलिए चिड़िया के स्थान पर इसे युक्ति बना देता हूँ। और यह कहकर शिव ने स्नेहपूर्वक चिड़िया के सिर पर हाथ फेरा, और अगले ही पल चिड़िया के स्थान पर एक अति सुंदर सुंदरी खड़ी थी। विराट, आज से यह मेनका तुम्हारी पत्नी है। हे भगवान, जी भगवान। अब दोनों को आशीर्वाद देकर शिव अंतर ध्यान हो गए। अब स्वामी, अब पिताजी के आदेश का पालन हेतु पहले मैं कैलाश नगर जाऊंगा, फिर अपने नगर जाऊंगा। कैलाश नगर पहुंचकर विराट ने पत्र कैलाश देव को दिया। राजन, मैं अपने पुत्र को भेज रहा हूँ, इसे कुछ दिन अपना मेहमान बना कर रखिए। हमारी रहूंगा। राजा राजा प्रकाश विद्रव नगर। और राजा कैलाश ने विराट को मेनका के साथ राजकीय अतिथि गृह में ठहरा दिया, और 15 दिन गुजर गए कैलाश नगर में रहते। तत्पश्चात राजा कैलाश चंद्र ने विदा ली और दोनों विद्रव नगर की ओर रवाना हो गए। विद्रव नगर पहुंचकर, यह तुम्हारे साथ कौन है सुंदरी? है युवराज, यही आपकी बहू मेनका है। पिताजी, महाराज, क्या? लेकिन वह तो एक चिड़िया थी। बहू मेनका, हमें क्षमा कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। हाँ, यह आप क्या कह रहे हैं? आप तो मेरे से बड़े हैं, आशीर्वाद दीजिए। तब विराट ने सारी बात माता पिता को बताई। विराट और मेनका को झुक कर रही थी, वह प्रकाश के चरण स्पर्श किए। दोनों प्रसन्नता से पुत्र वधू को आशीर्वाद दिया। समाप्त दोस्तों।